वो चाहते हैं आरोप भी हम लगाएं, यानी FIR भी उमर के खिलाफ दरोगा ने लिखाई है और इन्वेस्टिगेशन भी दरोगा करेगा और उनको गिरफ्तार करके जेल भी दरोगा ही भेज देगा। किसी को बुरा लग रहा कि ये डैमेज हो जाए तो हम लोगों की मनमानी जो हो रही है कि अब्बास की सदस्यता समाप्त हो गई तो अब तो चुनाव होगा। तो चुनाव हो ये तो कोई बात नहीं है, चुनाव होगा तो हम लोग जीत लें, अब उसके लिए रास्ते के पत्थर हटाए जाएंगे। तो उमर भी एक पत्थर दिखाई दे रहा था और इससे न उमर का हौसला टूटा है और न हम परिजनों का हौसला टूटा है। हमें हमारे अंदर और ऊर्जा आएगी। हम वंशज हैं ब्रिगेडियर उस्मान के, हमारी रगों में उन्हीं बुजुर्गों का खून है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की। एक है कि बैठे बैठे मोचिया पूरता है, मोचिए पूरने पे कितने लोग जल जाते हैं, एक टाइम रोटी नहीं खा पाते हैं। वो उसी जलन में अपने आप को बहुतों की निगाहों में चढ़ा लिया, वो उसका बचपना है। ब्रजेश सिंह जो कि चर्चा में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हाल फिलहाल में, उन्होंने आपके ऊपर आपका नाम लेकर आरोप लगाया कि अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को अपराधी बनाया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। हम अपने मुंह से अगर बताने लगेंगे तो बेचारा अभी से मुरझा जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी तक पर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा नेता अफजाल अंसारी जी। अफजाल जी, सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि आपके परिवार में एक कार्रवाई हुई, आपके भतीजे उमर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? देखिए, कल कुछ ऐसा इत्तेफाक था कि मैं बनारस से लास्ट फ्लाइट से आया दिल्ली, 12 बजे मेरी फ़्लाइट आई और जब इस घटना के बारे में यहाँ पता चलने लगा तो मैं अवाक था कि क्या है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्यों ऐसा किया। उसको उठा ले गए, वो लखनऊ में अपने बड़े भाई अब्बास अंसारी के सरकारी क्वार्टर पे था। तब बताया गया कि देखिए, एक मुकदमा आज ही शाम को 5 बजे लिखा गया है और उसी मुकदमे के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। क्या है भाई, तब पता चला कि लगभग 1 महीना पहले, 20 दिन 25 दिन 1 महीना पहले एक एप्लीकेशन गाज़ीपुर MP MLA कोर्ट में इस बात के लिए पड़ी थी कि कुछ प्रॉपर्टी जो गाज़ीपुर पुलिस की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अटैच कर लेने, कुर्क कर लेने की कार्रवाई कर दी थी। उस तरह की प्रॉपर्टियों को नियमों में प्राविधान है कि अगर चाहे संबंधित व्यक्ति तो वो धारा 15(1) में DM को ही एप्लीकेशन दे, अपने सबूत दे और वो संतुष्ट हों तो रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर वो नहीं करते तो उनको ये कहा गया है कि आप इसको रिफ़र कर दीजिए, संदर्भित कर दीजिए संबंधित न्यायालय को, कंसर्न कोर्ट डिसाइड करेगी और वहाँ इस मामले को सिविल प्रोसीजर के तहत सुना जाएगा, सम्मन किए जाएंगे, गवाह बुलाए जाएंगे, साक्ष्य सबूत देने का मौका दिया जाएगा, गवाहों से जिरह किया जाएगा। इस तरह की रूल में जो यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 है, उसकी जो नियमावली बनी है 2021 में, उसमें ये सारा प्राविधानित है। हो ये रहा था कि इन लोगों ने प्रेशर बना के या जैसे भी जो भी हो, इन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी जो अफशा अंसारी के नाम से थी, ये मुख्तार अंसारी की पत्नी है, और तो उसको वन साइडेड आर्डर हो गया कोर्ट से कि ये DM ने जो अटैचमेंट किया वो आर्डर सही है। अब जब पता लगा होगा उनके अधिवक्ता को, उनके बेटे को, तो इन लोगों ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी और वो ये डाल दी कि श्रीमान जी, इसको हम लोगों को भी साक्ष्य सबूत देने का मौका दे दीजिए,
हमारे भी सबूत देख लिए, फिर निर्णय निकालिए। सरकारी पक्ष ने यह आपत्ति की कि जब एक बार फौजदारी न्यायालय में कोई आर्डर पास हो जाता है तो फिर वो उसे बदल नहीं सकता या रोक नहीं सकता। इनके पक्ष के वकीलों का ये तर्क था कि ये मैटर जो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट और उसके बारे में, ये प्रॉपर्टी अवैध धन से अर्जित है, लूट की है या लीगल है, ये तो सिविल प्रोसीजर से इसकी सुनवाई होगी, इंक्वायरी होगी। और रूलिंग दिखा दिया तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वाद पंजीकृत करके अभियोजन को नोटिस दे दिया जाए। अब ये बात अभियोजन को, और ये अजीब आलम है इस देश का, बड़ा संकोच होता है कहने में कि भाई इस देश में रूल ऑफ लॉ है और कानून में जो प्राविधान है उससे इतर जाके आप कार्रवाई कर रहे हो। तमाम प्रॉपर्टियां अटैच हुई हैं। जब वो जा रही है न्यायालय में तो न्यायालय उसको मेरिट पे देख रहा है, तो एक भी बात साबित करने की स्थिति में है नहीं जो इन्होंने भर दिया है उसके अंदर, तो रिलीज तो होंगी। अब रिलीज होंगी तो वो गवारा नहीं है। अब डबल इंजन की जो व्यवस्था है उसमें उस इंजन के जितने कल पुर्जे हैं उन लोगों को इस तरह से कुछ ट्रेंड किया गया है या इस तरह से काम करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि वो सब काम खुद ही कर लेना चाहते हैं। न्यायपालिका उनके सामने कुछ है ही नहीं। वो चाहते हैं आरोप भी हम लगाएं, यानी FIR भी उमर के खिलाफ दरोगा ने लिखाई है और इन्वेस्टिगेशन भी दरोगा करेगा और उनको गिरफ्तार करके जेल भी दरोगा ही भेज देगा, सजा भी उनको वही दे देगा। तो फिर रोल क्या है कोर्ट का? अगर आपको ये लगता था कि अफशां अंसारी की तरफ से जो एप्लीकेशन पड़ी इसमें अफशां की दस्तखत उन्होंने गलत तरीके से कर दी है, तो आप एक्सपर्ट तो हो नहीं। आप न्यायालय से कहते कि माननीय न्यायाधीश जी ये एप्लीकेशन है, इसकी हस्ताक्षर को एक्सपर्ट के पास भेज के मिलान करा लीजिए। कि आप एक्सपर्ट भी हो, आप आरोप लगाने वाले भी हो, इस ज़बरदस्ती का ये परिणाम था और उम्र आंख पे चढ़ गया था कुछ दिनों से। आपको याद होगा जब मुख्तार का जो घटनाक्रम हुआ जी। उसमें उनका बेटा लखनऊ में था, वो वहीं से बांदा चला गया। पोस्टमार्टम के समय उसने लिख के दिया DM को कि साहब इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम, अब तो डेड बॉडी है, इसका पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, भेज के या उनको यहाँ बुला के। अस्वीकार कर दिया गया। वहीं लोग पोस्टमार्टम किए, जो लिखना पढ़ना था लिख पढ़ दिया, बॉडी आ गई और फिर जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार दफन हो गई। जो उस समय बखेड़ा खड़ा किया गया वो आप लोगों ने देखा होगा। उमर अंसारी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, मेरे पिता की तो जहर देके हत्या की गई है। अब वो निगाह पे चढ़ा है। लखनऊ में जो डाली बाग में इनका अपना, इनकी दादी ने 2 टावर बनवाए थे अपने जीवन काल में और उसको गिरा भी दिया और पूरी ज़मीन पे कब्जा करके, क्या तो इस पे हम गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं। अरे गरीबों के लिए ये डबल इंजन वाले अपनी ज़मीन पे आवास बनाएं, किसी दूसरे की ज़मीन हथिया करके मैटर सब जुडिश है और उसी के ऊपर 72 फ्लैट बना दिया। रोज़ निकल रहा विज्ञापन, ये आवंटन होने वाला है, प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। क्या लूट है ये? गरीबों के लिए आपके दिल का दर्द है या गरीबों की गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं? और उसी आड़ में
क्योंकि हम लोग गरीबों की बात करते हैं, इसलिए उसी आड़ में आप निस्तारित होने दीजिए मैटर को कोर्ट से। आप तो वो निगाह पे चढ़ा हुआ है। अब्बास अंसारी की सज़ा हो गई 2 साल की। हेट स्पीच के मामले में वो स्पीच आपने भी सुना है। न किसी धर्म को बुरा भला कहा गया है, न किसी जाति को, न किसी कौम को। यहाँ के अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। पहले 6 महीना अगर सरकार बन गई तो इनको रोक करके पहले हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब बेईमानी का, लूट का, जमाखोरी का, अंधेरगर्दी का होता है। उसी के आधार पर मुकदमा आप ही ने लिख दिया। चलिए, सज़ा हो गई। अब सज़ा हो गई तो हाई कोर्ट में उमर साहब पहुंच गए। अब्बास को तो कंडीशनल बेल मिली हुई है कि आप लखनऊ में सरकारी आवास में रहोगे। मूवमेंट उनको रोका गया है। प्रेस से बात करने को भी कंडीशन में नहीं है। तो अब उम्र है उनका हाथ पर, उम्र है हाथ पर। वो अपील कर रहा, वो कहीं जाएगा तो कहीं अब्बास की तरफ से बयान अल्फी देगा कि मैं सारे हालात और परिस्थितियों से अवगत हूँ। ये कानून में है। अब किसी को बुरा लग रहा कि ये डैमेज हो जाए तो हम लोगों की मनमानी जो हो रही है। कुछ लोगों का ये सपना है कि अब्बास की सदस्यता समाप्त हो गई तो अब तो चुनाव होगा। तो चुनाव हो, ये तो कोई बात नहीं है। चुनाव होगा तो हम लोग जीत लें। अब उसके लिए रास्ते के पत्थर हटाए जाएंगे। तो उमर भी एक पत्थर दिखाई दे रहा था। अभी चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये मैटर सब जुडिश है। हाई कोर्ट में बहस हो चुकी है। जजमेंट रिजर्व है। इस स्तर पर हमारे जैसा कोई जिम्मेदार आदमी इस पे आगे इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन जिन लोगों को ये गुमान है कि चुनाव हो ही होगा, उन लोगों को भी ये डर है कि अभी उम्र बाकी है। क्या चाहते हो भैया तुम? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी व्यवस्था है? आप उस मासूम आदमी को आप जेल में डाल दिए। पहली बार वो गया, कोई बात नहीं, भेजिए। आपके जुल्म की भी इम्तहा एक दिन थम जाएगी। और इससे न उमर का हौसला टूटा है और न हम परिजनों का हौसला टूटा है। हमें हमारे अंदर और ऊर्जा आएगी। हम वंशज हैं ब्रिगेडियर उस्मान के। हमारी रगों में उन्हीं बुज़ुर्गों का खून है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की, देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, देश की सीमाओं की रक्षा में अपना बलिदान दिया। तो आज न्याय के पथ पर गरीबों के पक्ष में खड़े होकर के उनके हक हिस्से की बात करना और उसकी वजह से एक नैरेटिव बना दिया जाना कि ये लोग बड़े गंदे, खराब, आतंकवादी और उग्रवादी लोग हैं, समाज ने अनेकों बार साबित कर दिया है। और किस तरह से भेदभाव करके जो वाकई ऐसा व्यक्ति है जिसको दंड मिलना चाहिए, उसको महिमा मंडप किया जा रहा। कौन सा कानून इजाज़त देता है अगर मैं न्यायालय के माध्यम से घोषित कर दिया जाऊं भगोड़ा, मेरे ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित हो जाए और मैं 20 साल फरार रहूं, अपराध करता रहूं, अपराध का साम्राज्य बढ़ाता रहूं और मैं अपना नाम बदल लूं। मेरे नाम से एक मेरा नाम जिस पर इनाम और एक दूसरा नाम जिस पर मेरा विदेश जाने का पासपोर्ट बन जाए। एक मेरा नाम भी ले लीजिए, एक दूसरा नाम जिसके ऊपर मेरे लिए हथियार का लाइसेंस बन जाए। और जब मैं पकड़ लिया जाऊं तो कह दें कि ये तो मेरे ही दोनों नाम है, फलां उर्फ फलां। अगर उर्फ फलां तो उस भागी हुई स्थिति में पासपोर्ट किसने बना दिया आपका? उस दौरान जब न्यायालय ने आपको घोषित कर रखा है, हथियारों के लाइसेंस कहां से आ गए? क्या है खेवट आपके पुरखों की और क्या है संपत्ति? आज हजारों करोड़ की अकोट संपत्ति कौन नहीं जानता। तो ये कृपालु महाराज लोग कृपा करें। एक महाराज यहाँ हैं, दूसरे महाराज भी अब महाराज बन ही चुके हैं।
हम तो पहले भी कह के आए थे कि भाई ऐसे लोगों को जिनको आप बहुत पाक साफ समझते हैं उनको दीजिए ना शंकराचार्य की पदवी। तो अब शुरू हो गई है। मैं स्वागत करता हूं इस तरह की पदवी का। नहीं, मैं इस पर ज़रूर आऊँगा आपसे, और नाम आपने लिया नहीं, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो ज़रूर वो समझेंगे किसकी बात हो रही। लेकिन सवाल एक ये भी है कि जो आपने जिक्र किया कि चुनाव उपचुनाव जो है उसको देखकर भी एक रोड़ा हटाया गया। क्या अंसारी परिवार मऊ उपचुनाव अगर होता है तो लड़ेगा? ये बात कहा आपसे हमने कि इस लेवल पे कहने की नहीं है। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए गए, बहस हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, जो न्यायालय का निर्णय आएगा उसे सर तस्लीम करके स्वीकार करेंगे। जो सपना देख रहे हैं हम उनके लिए कह रहे हैं, उनको घबराहट है कि अगर ऐसा होगा भी तो फिर ये रहेगा तो क्या होगा। इतना लोगों को दुख हुआ है, उमर को कोई उसकी शिकायत नहीं है, एक शिकायत के अलावा कोई दुनिया की कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। न वो धूम्रपान करता है, न उसके कार्य व्यवहार आचरण में कोई उंगली उठा करके भी कह सकता है। एक है कि बैठे बैठे मोछिया पूरता है। मोछिए पूरने पे कितने लोग जल जाते हैं, एक टाइम रोटी नहीं खा पाते हैं। वो उसी जलन में अपने आप को बहुतों की निगाहों में चढ़ा लिया। वो उसका बचपना है, उसका लड़कपन है, अभी उम्र कै दिन की हुई। लेकिन खैर, बस मैं इस अवसर पर अभी इतना ही कहूँगा। अभी मोहम्मदाबाद में उसको कोर्ट में पेश किया गया है जी। कोर्ट में उसकी तरफ से वकीलों ने आवेदन किया है और तमाम सवाल उठाए हैं। अभी तक वहाँ से कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। हो लेता तो अभी आप ऐसे वक्त आए हुए हो तो हम आपको बैठा के भी नहीं चाहते। मेरी तरफ से इस सवाल का बस यही जवाब है कि इस तरह के एक्शन से ये डबल इंजन वाले सुन लें, हमारे हौसले नहीं टूटने वाले हैं। हम गरीबों की जमात के लोग हैं, हम ज़मीन पे सोना जानते हैं, हम दुख सुख झेलते रहे हैं और दुख सुख झेल लेंगे, लेकिन अन्याय, अत्याचार और जुल्म के सामने कभी न नतमस्तक हुए, न मेरी नस्लें कभी नतमस्तक होंगी। एक और सवाल मैं आपसे लूँगा। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन ब्रजेश सिंह जो कि चर्चा में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हाल फिलहाल में। उन्होंने आपके ऊपर, आपका नाम लेकर आरोप लगाया कि अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को अपराधी बनाया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। कानून की भाषा में एक रिबटल शब्द आता है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा, उनका आरोप निराधार है और गलत है। इससे आगे नहीं बात बढ़ाऊँगा। उनके अभी तो शुरू किया है उन्होंने, आने दीजिए, खुलने दीजिए, खुल जाएगा। हम अपने मुंह से अगर बताने लगेंगे तो बेचारा अभी से मुरझा जाएगा। हम वो लोग हैं जो जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, हमेशा न्याय के पथ पर हैं। हम वो लोग थोड़ी हैं जिसके यहाँ शरण लेंगे उसी का नामो निशान मिटा देंगे। क्या सूरजदेव सिंह का नाम आप नहीं जानते? क्या वीरेंद्र सिंह टाटा का नाम आप नहीं जानते? क्या करंडा के गुड्डू सिंह का नाम आप नहीं जानते? किसको भट्ठे में झोंक दिया गया आप नहीं जानते? कौन लोग थे? तो जहां शरण मिली, जिसकी मदद लिया, उसके साथ छल किया। मुकदमे का सबसे बड़ा पैरविकार वो ब्राह्मण जिसने सारा जीवन इनका बस्ता ढोया, कैसे उसकी निर्ममता पूर्वक घर पे चढ़ के उसको मारा गया। ये तो छल करने वाले लोग हैं। खुलने दीजिए, आगे समाज में वेलकम है, आइए समाज में आइए। समाज में जो आता है उसकी जवाबदेही हो जाती है। सवाल जनता करती है, जवाब आपको अपने आचरण और व्यवहार से देना पड़ता है। आइए, दीजिए। आप महान हो, आप सक्षम हो। हमारी जांच तो हो रही है, लेकिन कभी जांच होगी? ये ईडी आज ही खत्म हो जाएगी?
ये हजारों करोड़ की जो लूट की का साम्राज्य है, इसका कोई हिसाब किताब होगा? आप लोगों की कृपा दृष्टि रही, जब आप लोग चाहे पर्दे में छुपाए रहे, जब आप चाहे महिमा मंडप कर रहे हैं, करिए। हमें कुछ कहना नहीं है उन महानुभाव के बारे में। एक बात आपने कही, लेकिन आपके पुराने मित्र ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो उनको लेके बहुत उत्साहित रहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा। वो ये भी कहते हैं कि अब्बास अंसारी मेरे विधायक हैं। देखिए, सारे सवाल उन्हीं से बनेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और एक समय था जब हम दोनों एक हम सफ़र थे और ये समाज का जो पथ है, इस पथ पर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे भी वो खड़े हों, मैं उनकी निंदा में एक शब्द नहीं कह सकता। आप इंतज़ार करिए, बहुत से लोगों की नींद हराम हो जाएगी मैं कुछ कह दूंगा तो। न वो मुझे छोड़ सकते, न हम उन्हें छोड़ सकते हैं। आगे आने वाले समय में देखिएगा क्या होता है। एक और सवाल बहुत बड़ा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर का। चूँकि आप गाजीपुर से सांसद हैं, लगातार पीडीए पाठशाला समाजवादी पार्टी के लोग खोल रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। बात यह है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने जो पीडीए पाठशाला खोली, उन्होंने कहा कि ए फॉर अखिलेश और बी फॉर बाबा साहब, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। आपकी अपनी क्या राय है कि क्या इस तरीके से पीडीए पाठशालाओं में राजनीतिक नारे दिए जाने चाहिए? अब हम इस पे कोई इस स्थिति में नहीं है कि हम इसमें कोई दिशा निर्देश जारी करें, समझ रहे हैं। जहाँ तक बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो पहला नाम है हमारे देश का। उसके खाते से भारत के नागरिकों को संविधान मिला है। उनका सम्मान सर्वोच्च सम्मान है, उसके बाद कोई सम्मान है, समझ रहे हैं। उनके संविधान की ही शरण में बैठ कर के आज हम और आप इस मुकाम पर हैं। तो कहीं से बाबा साहब अंबेडकर को ठेस पहुंचाने का सवाल क्या है? समाजवादी पार्टी का मुखिया पूरी तरह से इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि जो लोग बाबा साहब का सपना अधूरा है पूरा करने का नारा दे करके आए, वो रास्ता भटक गए। लेकिन समाजवादियों को, अंबेडकरवादियों को साथ लेकर के और अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके इस समाज में वैमनस्यता को ख़त्म करना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है। नफ़रत की जो खाई गहरी हो गई है, जो किसी सियासी मकसद से खनी गई है, उस खाई को पाटना है। जी, दो सवाल आपके इलाके से हैं मेरे साफ साफ कि एक तो बाढ़, गाजीपुर हो, बनारस हो, या फिर आप कहिए कि जो भी गंगा नदी के किनारे के इलाके हैं वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके इलाके में क्या स्थिति है और आप लोग क्या काम कर रहे हैं राहत बचाव के लिए अभी? देखिए, कल शाम रात तक गाजीपुर में गंगा का जलस्तर 1 मीटर ऊपर चढ़ चुका था। वृद्धि हो रही है, रफ्तार कम हो गई है। कल तक 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा थी, आज अभी सूचना थी कि 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की है। 50 गांव मैरून विलेज हो गए, यानी चारों दिशा से वो किसी सड़क से कट चुके हैं। अब जो अधिकारी है वो अपने दृष्टिकोण से बात करता है। मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, मैंने बताया कुछ गांव के नाम कि ये तो मैरून विलेज हो गए। उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी तो चली गई थी, जीप वहाँ तक। हमने कहा जीप तो 2 फुट पानी के अंदर से चली जाएगी, नीचे पिच रोड है, ऊपर से 2 फुट पानी भी है तो चली जाएगी। लेकिन एक बूढ़ा आदमी, एक बुज़ुर्ग और एक माँ कैसे से उस रास्ते पर आ सकती है और जा सकती है? हमारी जो नीति है उसमें लिखा गया है कि चारों तरफ से यदि पानी से घिर गया हो और पैदल जाने का रास्ता न हो, जीप से आप चले जाएं, ट्रैक्टर से आप चले जाएं, बुलडोज़र पे बैठ करके बाबा चले जाएं और कहें नहीं अभी तो एक तरफ से आने का रास्ता है। इन लोगों को
आपदा के इस वक्त में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपदा को अवसर न बनाएं लोग। लूट नहीं होनी चाहिए। मवेशियों को कैसे सारे चारे जो डूब गए उनका इंतज़ाम करेंगे। जो गांवों में जगह जगह पहले हैंड पाइप थे पुराने लगे हुए, इंडिया मार्केट 2 हैंड पाइप अनेकों जगह पानी के बीच में चले गए। कुएं में पानी तो भर ही गया। आपकी पाइपलाइन जो महत्वाकांक्षी योजना डबल इंजन वाली है, इस भारतवर्ष में अब तक की सबसे नाकाम योजना कोई है तो घर घर जल घर घर नल वाली योजना है। वो शौचालय वाली योजना से भी बद से बदतर है। टंकियां ध्वस्त हो रही हैं, पाइपलाइनें उखड़ के बह जा रही हैं। गाजीपुर में 12 नदियां हैं, जिनमें 7 नदी ऐसी है जो बरसात में सक्रिय होती है और 5 नदी ऐसी है जो 12 महीना रहती है। तो गाजीपुर के बाद बलिया बचता है और फिर ये बिहार में इंटर कर जाती है गंगा नदी। मेरे क्षेत्र में लगभग 65 किलोमीटर तक गंगा नदी है और दोनों तटों पर विकराल रूप हो चुका है। जो संबंधित नदियां वो सब भर गई हैं, फसलें डूब गई हैं। किसान हाय हाय कर रहा, उसने रोपनी करा लिया था, सोहनी करा लिया था, खाद छींट दिया था, आज सब कुछ लगाने के बाद भी गंवा दिया है। अब बैठ करके सड़क के ऊपर तो आपने बाढ़ राहत कैंप बना दिए, वहाँ से गांव से निकल के आएगा कैसे? कई गांवों से खबरें मिल रही हैं कि नाव लगाया भी गया तो जो गांव का दबंग है वो अपने यहाँ जाके बांध लिया नाव। गरीबों की बस्ती में नाव ही नहीं पहुँच रही है। वो गर्दन भर पानी में हेल करके, उसी में सांप, उसी में बिच्छू, उसी में दुनिया की बीमारी बहुत ख़राब है। अब मैं आज और कल की स्थिति को देख के अगर ज़रूरत होगा तो मैं सदन छोड़ दूंगा और क्षेत्र में चला जाऊंगा। इस समय ज़रूरी इस बात का है कि अपील कर रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आपदा की इस घड़ी में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो राहत सामग्रियों का संचालन करने वाले लोग हैं, इसको अवसर मत बनाइएगा। इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपना करके जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता कीजिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप को पता होगा कि बीते दिनों AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उनको लेकर बहुत विरोध हुआ। जगह जगह पर लोगों ने उनको रोक कर भी बोला कि बिजली नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। बिजली की व्यवस्था खासकर पूर्वांचल में बहुत सवालों के घेरे में है और निजीकरण की भी बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मैं यूपी तक को धन्यवाद दूंगा इस प्रश्न के लिए। आप वाकई बिल्कुल ज़मीन का सवाल निकाल के लाए। बहुत ही बुरा हाल है, पूरी तरह से फेल्योर है। वजह उसकी जो बताई जाए, हम लोगों को जो वजह बताई जा रही है वो ये वजह बताई जा रही है कि ये ऊपर से थोपा गया मंत्री है। ये एक ब्यूरोक्रेट थे, जीवन भर इन्होंने अपनी सेवा गुजरात प्रांत में थी और विश्वास जीत लिया बड़े लोगों का और उन लोगों की कृपा से रिटायर होने से पहले ही भेज दिए गए। कहा तो ये भी जाता है कि ये कह के भेजा गया कि जाओ तुम्ही को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभालना है। लेकिन वहाँ जब गए तो पता चला कि ऊँट आया है पहाड़ के नीचे। जब हौका कस करके बबवा हवा निकल गई। एक कार्यकाल तो ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बने। फिर MLC बनाए गए और किसी तरह से चूर गांठ बैठ गई तो मंत्रालय मिल गया। हमारा मानना है कि बिजली का मंत्रालय लोहे का भीम है। महाभारत की कथा में जब विजय हो गया और भगवान कृष्ण लेकर के भीम को, अर्जुन को, सब लोगों को, पांडवों को गए तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा दिल बेचैन है, मैं भीम से गले मिलना चाहता हूँ। तो और कोई समझा ना समझा, लेकिन भगवान कृष्ण तो समझ गए। उन्होंने पहले से व्यवस्था कर रखी थी, एक लोहे का भीम बनवा दिया और जब वो मिलने की बारी आई, कहाँ है भीम, आओ गले लग जाओ,
वो अंधे थे। उनके सामने वही लोहे का भीम खड़ा कर दिया गया। वो बेचारा इतना कस के दबाया कि खुद भी खून फेंक दिया और वो लोहा भी पचक गया। तो उत्तर प्रदेश में बिजली का विभाग जो है वो लोहे का भीम है। इनको ऐसा विभाग दे दिया गया कि ये संभालते संभालते खुद अपना हर कर्म पूरा कर लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। लूट का साम्राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर किसी एक विभाग से सबसे ज़्यादा सरकार के विभाग से तंग है तो वो बिजली विभाग है। लूट मची है, पैसे की लूट मची है। अब सदन चल रहा और क्या तो 22, 23, 24, 25 के बीच में जो कार्य योजनाएं संचालित हुई हैं, व्यवस्थित हुई हैं, उस सब की समीक्षा होगी। एमपी एमएलए लोग आ जाएं। इनको पता नहीं कि पहले से ये नीति बनी हुई है कि विधानसभा या लोकसभा का जब सदन चलता होगा तब ऐसी स्थिति में कोई विभाग विकास संबंधी मामलों की मीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता संभव नहीं होती। लेकिन जब इनसे कहिए मीटिंग करिए, बैठा जाए, वोल्टेज कम आ रहा, कहाँ ट्रांसफार्मर बढ़ाना है, कहाँ तार टूट के गिर रहा है और वहाँ केबिल लगवाना है, कहाँ क्षमता की वृद्धि करनी है, लूट मची हुई है। मैंने पूछा, एक बिजली विभाग का अधिकारी मुझसे कहा कि भैया ये सब अंदर से खोखला हो गया। कहा क्यों ऐसा हो गया, एक बैग इतना क्यों हो गया बेड? उन्होंने कहा जब से ये पता चला कि यूपी पावर कॉरपोरेशन बिकने वाला है तो सबको ये पता चला कि अब जिसको गंगा नहाना है नहा ले, अब मौका मिलने वाला नहीं है। तो जितना जिसको सपर रहा है उतना वो खींचने में लगा हुआ। ये स्थिति है। बिजली विभाग ने बड़ा निराश किया और किसी के बस का नहीं है कि संभाल लेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल जी, आपने हमसे बातचीत की। अफजाल अंसारी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये कहा कि उमर अंसारी लोगों की निगाहों में खटक रहे थे और उपचुनाव में रोड़े थे, इसलिए उनके लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।